अब आप सारा मीडिया सब आप लग गए वन इलेक्शन वन नेशन के ऊपर, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है। हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ाई, जो इंडिया बन आया है कि भारत को बचाने के लिए महंगाई के रावण को भी ध्वस्त करना होगा। तो हमें एक दिन मनाना चाहिए महंगाई विरोधी दिवस। उस दिन हम पूरे देश में हर जगह पर हर मोहल्ले में एक रावण जलाएंगे, महंगाई के रावण। खुद मोदी जी कभी इलेक्शन नहीं जीते थे इससे पहले, जब चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के, उससे पहले उन्होंने कभी कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था। ये जो है यूसीसी, इससे मुसलमानों या ईसाइयों या सिखों दलितों का नुकसान इतना नहीं होगा जितना जो अपर कास्ट का हिंदू है उसका होगा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं बात करूंगा इंडिया की। जी हां, अपोजिशन पूरी तैयारी में है कि 2024 या उससे पहले अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो कैसे जीत हासिल की जाए और कैसे नफरत की सियासत को शिकस्त दी जाए। इसकी मीटिंग 2 दिन तक अभी मुंबई में चली थी। उसमें शिरकत करने के लिए गए थे आरएलडी के नायब सदर जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो न सिर्फ ये कि सियासतदान हैं बल्कि मारूफ सहाफ़ी भी हैं और हालात हाजरा पे उनकी बड़ी गहरी गिरफ्त है, बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त है। मैं उनसे बात करूंगा कि वहाँ मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और अब क्या आगे होने जा रहा है। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मुंबई की मीटिंग में आप शरीक हुए थे, क्या लग रहा है आपको वहां देख करके, जो बॉडी लैंग्वेज थी लीडरान की, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक बात साफ थी कि लीडर अलग अलग जमातों से हैं, अलग अलग इलाकों से हैं, अलग अलग मफादात हैं, लेकिन सब अपने मफादात को ताक पे रखकर मुल्क के मफाद में, समाज के मफाद में हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और आगे बढ़कर हर किसी का एक ही वाज़े इशारा था, वाज़े अल्फाज में सबने कह दिया था कि हमें इस इंडिया जो हमारी अलायंस बना है इसे कामयाब बनाना है। और इसलिए नहीं कि हमें हम एक फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए नहीं कि हमें मोदी को हटाना है, बल्कि हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। और हिंदुस्तान से बढ़ के जो हमारा समाज है उसमें जो आज खराबी आ गई है उसको बचाना है, वरना हिंदुस्तान की जो एकता है, अखंडता है, उसका जो इत्तेहाद है, उसका जो तरक्की है, उस पर बहुत आंच आ जाएगी। नहीं, कौन से खतरात वहाँ पे क्या डिस्कस हुआ? हिंदुस्तान बचाना है तो क्या खतरा लाक हो गया है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो ज्यादा हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह? सबके सामने है, पिछले 9 साल से सबके सामने आ रही हैं। उस पर तो वहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी, वाज़ेह था सबके सामने कि हमारा आइन ख़तरे में है, सबसे बड़ी चीज़ ये। और हमारे जो इदारे हैं, इदारों में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उस पर आँच आ गई। और सबसे बढ़ के पार्लियामेंट पे ये जो अभी सेशन बुलाया है बगैर किसी के मशवरे के, बगैर किसी से कहे, उसको इस तरीके से पार्लियामेंट को डिक्टेशन दिया जा रहा है कि जैसे कोई डिक्टेटर बैठा अपनी जेब में पार्लियामेंट को रख लेता है और जैसे चाहे उसको हुक्म देता है। जबकि पार्लियामेंट, हुक्मरान मुल्क की जो है, हाकिम जो है पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का वजूद पार्लियामेंट से है, लेकिन यहाँ जो है पार्लियामेंट का वजूद प्राइम मिनिस्टर से हो गया है, वो किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है मुल्क के लिए। मुल्क का जो कानून का जो राज होना चाहिए, कानून का राज नहीं है। आप ईडी और आईबी का राज चला रहे हैं इस मुल्क में, रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हर लीडर को दबाव डाला जा रहा है उसके ऊपर। हमारे जो सबसे जमहूरियत का एक सुतून होता है, चौथा सबसे बड़ा सुतून, वो हमारी सहाफ़त है। सहाफ़त हमारी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। हर एक किसी को अंगूठे के नीचे दबा लिया गया। ऊपर से आता है कि आज क्या सुर्खियाँ बननी है, आज क्या सवाल पूछने हैं, आज किस पे हमला करना है, किसको फंसाना है, वो ऊपर से सब एडिटरों के पास पहुँच जाता है। यानी एडिटर जो है आज मजबूर नहीं रह गए, गुलाम हो गए। तो ये सूरत हाल बन गई है। ये इदारे ख़तरे में है, हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ख़तरे में है। पुलिस को सिर्फ हुक्मरान नहीं, एक खास आइडियोलॉजी के लिए काम करना पड़ता है। उस आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई पुलिस वाला जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, फौरन उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, तो उसमें सिर्फ कोई एक तबका खतरे में नहीं है, ये मुल्क खतरे में है। और इस मुल्क को जो हमने 200 साल की कुर्बानियां दे के हमारी जंग आज़ादी में जो हमने आइन बनाया, जो मुल्क बनाया, और पिछले 70 साल में जिस तरह से हिंदुस्तान को हम दुनिया का एक मकाम दिलाया, आज हम हर मैदान में आगे आए हैं, उसके लिए खतरा बन गया है ये अंदाज़ फिक्र और ये हुकूमत का अंदाज। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है कि ये जो इजलास बुलाया जा रहा है, इसमें एक कमेटी भी बन गई है,
जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जी। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई? ये तो देखिए, इस मुल्क में कुछ भी वन नहीं है, कानून एक जैसा लागू नहीं हो रहा। अगर आप मेरी पार्टी में हैं तो आप 100 गुनाह कर लें, माफ है। आप मुखालिफ पार्टी में हैं तो आपके ऊपर जो है केसेस बना दिए जाएंगे, ईडी भेज दिया जाएगा। जिस दिन आप मेरी पार्टी में आ जाएंगे छोड़ के बीजेपी में, उस दिन आपके सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ कानून एक कहाँ हुआ? वन लॉ नहीं है, वन रूल नहीं है, वन गवर्नमेंट नहीं है। एक कम्युनिटी के लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरा है। एक पे बुलडोजर चलते हैं, दूसरों के लिए हाथ डाले जाते हैं। तो आपने जिस मुल्क में आपने कानून 10 बना दिए, जिसमें आपने पार्लियामेंट को ये कर दिया, वहां पर वन इलेक्शन का मतलब नहीं हो। ये हमारे जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर हमला नहीं है। तो ये क्यों अचानक जो है इसको ला रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन देखिए, होगा? कुछ नहीं, ये सब तमाशेबाजी है, शोशेबाजी है। उन्हें हर थोड़े दिन में एक शोशा छोड़ना होता है कि अचानक कहते हैं चलो 8 बजे से नोट बंद, 8 बजे से नोट शुरू, 8 बजे से लॉकडाउन, अब ये कर दो। तो लोग सारे उधर लग जाते हैं। अब आप सारा मीडिया सब आप लग गए वन इलेक्शन, वन नेशन के ऊपर, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे सारे जो अभी बनी हुई हैं गवर्नमेंट असेंबलियां, जहाँ पे इलेक्शन हुआ हाल में, उन सबको आप ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे इलेक्शन कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। ना आपके पास पैराफर्नीलिया है, ना उसके लिए आपके पास जो है ईवीएम्स हैं, ना उसके लिए आपके पास इंतजामात हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त नहीं देता। यूसीसी भी कह रहे हैं कि लाएंगे, यूसीसी के बारे में भी कहा जाए। यूसीसी के तो पीछे बहुत दिन से पड़े हुए हैं, लाएं यूसीसी। हम देखेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें तो ये भी है कि हर आदमी को रोजगार दिया जाएगा, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये भी है कि फ्री एजुकेशन दी जाएगी सबको, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये भी है कि हर आदमी को मकान होगा रहने को, उस पर आपका ध्यान नहीं है। हेल्थ की फैसिलिटीज होंगी, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप ले दे के यूसीसी के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि आप उसे भी नहीं बना सकते। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें ये जो है यूसीसी, इससे मुसलमानों या ईसाइयों या सिखों दलितों का नुकसान इतना नहीं होगा जितना जो अपर कास्ट का हिंदू है उसका होगा। जो टैक्सेशन लॉज हैं उसमें जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली है उससे जो उन्हें छूट मिलती है टैक्सेस में, उसमें हजारों करोड़ का उनको नुकसान होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको हो जाएगी। एक चीज़ और, लोग उड़ी उड़ी कह रहे हैं, अभी मैं भी यकीन नहीं करता हूँ कि ये जो सेशन आ रहा है इसमें कोई हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र कुछ इस तरीके की बातें भी आ जाए। ये मतलब ये सब मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में। जुबानी कुछ भी कहते रहें, कानून से मुमकिन नहीं है, जब तक कि ये ना कह दें कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर ये इनमें हिम्मत है तो कह दें कि कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। तो ये देखिए, जो हम आज जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि खतरात दिन की बात की थी, वो यही सब है, खतरात यही सब। अच्छा, तो 450 सीटें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने की बात कही थी, क्या इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि कैसे तकरीबन 400 सीटें, अब उसके लिए देखिए कमेटियां बनाई हैं। ये चीजें इतनी जल्दी, और हम सारे पत्ते आपके मीडिया के लिए तो हम इलेक्शन लड़ते नहीं, वो सारे पत्ते खोल के मीडिया के सामने तो रख नहीं देंगे। नहीं, खुद ही कह रहे थे कि 450 सीटें जो है हमने 400 कि एक के सामने एक जो है, किसी ने नहीं कहा, मीडिया में आया था ये 400 सीटों पे एग्रीमेंट है। वो है एग्रीमेंट, मोटा मोटी है। अब उसमें कौन सी सीट आगे कौन सी पीछे वो एक है। कैंपेन कमेटी बनी है, मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर हूँ। कैंपेन कमेटी की कल मीटिंग होगी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। अब स्टेट वाइज जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनेंगी, क्योंकि हर स्टेट में अलग कॉम्बिनेशन होगा। बंगाल में जो साथ होगा वो यूपी में दूसरी पार्टियां साथ होंगी, बिहार में दूसरी पार्टियां साथ होंगी। तो आप दिल्ली में बैठ के सबका फैसला नहीं कर सकते। ये मोदी की कोशिश है कि पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन को दिल्ली का इलेक्शन बना दे। हमारी कोशिश ये है कि इस इलेक्शन को हिंदुस्तान का इलेक्शन बनाए, इंडिया का इलेक्शन बनाए। यानी तमिलनाडु का फैसला तमिलनाडु में हो, कर्नाटक का फैसला कर्नाटक में हो, बंगाल का बंगाल में हो, दिल्ली से ना हो फैसले, दिल्ली से थोपा ना जाए। ये जो थोपने वाली डिक्टेटरशिप है ये हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है, हमारे आइन हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। सेक्रेटरीट तो दिल्ली को ही बनाया है। सेक्रेटरीट तो एक जगह होता है, दिल्ली कैपिटल है, यहाँ पे सेक्रेटरीट यकीनन बनेगा, लेकिन स्टेट वाइज इसके सेक्रेटरीट भी बनेंगे, स्टेट वाइज कमेटियाँ भी बनेंगी। जैसे
किसी भी पार्टी की होती है जो नेशनल पार्टी होती है, और ये तो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है। जो इंडिया ग्रुप बना है सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, हर स्टेट के अंदर मौजूद है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि 60% पब्लिक, 60% वोट तो हमारे पास है, आपके पास 39-40% है, और वो भी आप कहाँ हैं, आप नॉर्थ के अंदर हैं, साउथ में आपका सफाया है, ईस्ट में भी आप, बंगाल और उड़ीसा में आपका वजूद नहीं है, और पंजाब में भी आप नहीं हैं, कश्मीर में आप नहीं हैं, महाराष्ट्र में आपका सफाया हो जाएगा, कर्नाटक में आप खत्म हो गए, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्रा में नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा घबराहट है बीजेपी में, और बीजेपी की लीडरशिप में, जो ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, रोज़ नए नए शोषे छोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको अंदाज़ा है कि हालात उनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और ऐसा होता है कि हमारा मीडिया तो वो देखता है जो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं जो ज़मीन के नीचे, जिसे अंडर करंट कहते हैं। तो एक आज अंडर करंट है, ज़बरदस्त अंडर करंट है इस हुकूमत की सोच और उसके खिलाफ। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी का मुतबादिल कोई नहीं चेहरा, जो मोदी चेहरा इस तरीके के, तो अपोजिशन में कौन सा चेहरा है? ये मज़ाका खेज बात है। हाँ। ये चेहरों की लड़ाई, इंडिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। और आप लोगों को मैं तारीख में ले जाऊं, इतिहास में ले जाऊं कि इंदिरा गांधी से ज़्यादा ताकतवर तो कोई चेहरा नहीं था। उनके खिलाफ जब लड़ने को आए सारे मिलकर, मुरारजी भाई चौधरी, चरण सिंह, 77 में, तो उनका कोई चेहरा नहीं था, एक चेहरा नहीं था, कोई एक लीडर नहीं था, कोई उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं था, और इंदिरा गांधी हार गई। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मुरारजी को बनाएंगे। तो क्या मानते हैं आप? बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राजीव गांधी 400 सीटें लेकर आए थे, उनके सामने जब इलेक्शन में आए सब मिलकर, उसमें बीजेपी भी, कांग्रेस, सीपीएम भी, जनता दल भी, जनता पार्टी भी, सब आए, तो कोई एक चेहरा नहीं था। चंद्रशेखर भी थे, देवीलाल भी थे, बल्कि देवीलाल का ही नाम रखा गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, वीपी सिंह भी थे, हेगड़े साहब भी थे, सारे लोग थे। लेकिन 400 सीट वाले उस वक्त कहते रहे कि कौन सा चेहरा दिखाओ, लेकिन राजीव गांधी हार गए। तो ये कभी कभी चेहरे इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी नहीं होता। और आखिरी बात मैं कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा तो चेहरा नहीं था हिंदुस्तान में उस वक्त, 2004 में। उनके मुकाबले कौन थे बेचारे, खामोश सीधे साधे थे मनमोहन सिंह हैं, उनके मुकाबले में कोई एक चेहरा तो नहीं था जिसका कि हो गया साहब बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा चेहरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कामयाब प्राइम मिनिस्टर थे, और 2000 किसी को नजर नहीं आ रहा, सबको लगता था कि फील गुड है, जीत रहे हैं, कारगिल जीत लिया, एटॉमिक ब्लास्ट कर दिए, पूरे मुल्क दुनिया में अपनी एक पहचान बना दी। अटल जी हार गए, अटल जी हार गए। तो ये मीडिया जो है, ये मीडिया की डिमांड होती है कि ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए हमें, एक चेहरे के मुकाबले में एक, कोई फिल्म बन रही है भाई। ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान डाइवर्स है, हर स्टेट का अपना एक चेहरा है, उन सबको मिलाकर भारत बनता है, इंडिया बनता है। हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इंडिया बन आया है ये भारत को बचाने के लिए, भारत में सब आते हैं, तो अलग अलग लीडर्स होंगे। उस वक्त जब हम मेजोरिटी में आ जाएं, इसका मतलब यह है कि मान के चल रहे हैं कि आप जीतने वाले हो, मेजोरिटी में आने वाले हो, कि आप चेहरा बताओ। चेहरा तो हम मेजोरिटी में आने की बात बता देंगे, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका चेहरा होगा, या आपस में हम लोग बाज़ दफ़ा कंसेंसस का होता है, कंसेंसस से बन जाता है। मनमोहन सिंह बने थे तो उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं जीता था, इलेक्शन नहीं लड़ा था। खुद मोदी जी कभी इलेक्शन नहीं जीते थे इससे पहले, जब चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के, उससे पहले उन्होंने कभी कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो ये जो एक सोच है कि हमें बस एक चेहरा चाहिए, नहीं तो आप हार जाओगे, जीतने के लिए एक चेहरा चाहिए मुकाबले पे। अरे बाज़ दफ़ा आज मोदी जी का चेहरा ऐसा नहीं रह गया कि वो कोई बहुत ज़्यादा मकबूल हो, बल्कि उस चेहरे को देख के बहुत सारे देश के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, कमज़ोर हैं, दलित हैं, ट्राइबल हैं, वो डरते हैं। नहीं तो क्या आपको लग रहा है ये जो पूरा मूवमेंट है, ये आप इसको 77 वाला जेपी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं, या क्या? नहीं, इसको कोई रिपीट नहीं होता, दुनिया आगे बढ़ती है, माजी नहीं होता। लेकिन माजी से कुछ चीज़ें देखते सबक सीखते हैं, हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री में वापस नहीं जाते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आज का हिंदुस्तान जो है 2024 का हिंदुस्तान, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है 1977 के हिंदुस्तान से। आज आपका मीडिया बिल्कुल अलग है, आज आपका मैसेजिंग अलग है, आज आपके लीडर्स अलग हैं, आज आपके इश्यूज अलग हैं।
तो लेकिन ये कि हाँ कुछ चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि चेहरा ज़रूरी नहीं है, मुद्दे ज़रूरी हैं। ये मुद्दों की लड़ाई है मोदी से। तो हम हमारे लिए, जैसा कि मैंने हिस्सा लिया बॉम्बे में, तो वहाँ पे मैंने यही 3 बातें मैंने रखी बुनियादी। मैंने एक तो ये कहा कि हमें अपने बहुत वाज़े मुद्दे जो हैं वो सामने रखने चाहिए कि हम मुतबादिल क्या देने वाले हैं, अगर ये गलत हैं तो हम सही कैसे करेंगे, अगर ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हम रोजगार कैसे देंगे, अगर ये महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं हम महंगाई को कम कैसे करेंगे, हम मुल्क को आगे कैसे ले जाएंगे। तो वो हमें 5-10 पॉइंट में वाज़े जवाब देना है, मैसेजिंग हमारी वाज़े होनी चाहिए ताकि आदमी के दिल दिमाग को छुए। वो एक बात ये रखी मैंने। दूसरी बात मैंने ये रखी कि हमने ये तय किया वहाँ पे कि 5 बड़े हम मीटिंग्स करेंगे मुल्क में, अगले महीने 1.5-2 महीने में हम बड़े सम्मेलन करेंगे। तो मैंने कहा कि सम्मेलन तो एक जगह हो जाता है, उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, लेकिन उसके साथ साथ हमको महंगाई के रावण को भी ध्वस्त करना होगा। तो हमें एक दिन मनाना चाहिए महंगाई विरोधी दिवस। उस दिन हम पूरे देश में हर जगह पर हर मोहल्ले में एक रावण जलाएंगे, महंगाई के रावण को। एक दिन हमें ये मेरा प्रपोजल है, एक दिन हमें बनाना चाहिए महंगाई बेरोजगारी दिवस। तो बेरोजगारी के जो है उस दिन हम नौजवान जो है हर जगह सड़कों पर हर जगह ढोल ताशे लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि साहब महंगाई, हमें बेरोजगारी से छुटकारा लेना है। हर गांव में बंगाल से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये आंदोलन होगा। इसी तरह से एक दिन किसान दिवस होगा। तो हम अलग अलग दिवस हम मनाएं, ये मेरा एक प्रपोजल था। दूसरा, तीसरा मेरा एक प्रपोजल ये था वहाँ पे कि हमारे आज खतरा सिर्फ सियासत को नहीं है, आज खतरा कांग्रेस को या ममता बनर्जी को या नीतीश कुमार को नहीं है, आज खतरा हमारे समाज को, सभ्यता को, हमारे जो हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, उसको है। इसलिए हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए सिविल सोसाइटी का कि जिसमें हम तमाम लॉयर्स, डॉक्टर्स, वकील, जर्नलिस्ट जो कि सब खतरा महसूस कर रहे हैं वो उसमें शामिल हों पूरे मुल्क के अंदर, और मुल्क गिर पैमाने पर वो आवाज़ उठाएं और बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या गलत हो रहा है, उस पर वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि आवाज़ तो बहुत लोग बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल के तौर पे कर रहे हैं, अफराद के तौर पे कर रहे हैं, मुत्तहदा तौर पे नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा तीसरा प्रपोजल है। अब इसको जो हमारी अब मीटिंग होगी कैंपेन की, उसमें भी मैं इन बातों को रखूँगा। और ये हम जो है हमने तो इस पर बल्कि काम भी शुरू कर दिया है। और जैन जी का मेरा जो एक ख्याल था, हमने जो एक नाम सोचा है, वो सोचा है हिंदुस्तान उन्नति मंच, हम HUM, हिंदुस्तान उन्नति मंच। वो हम चाहते हैं कि वो हमारे से जो भी लोग हैं आम समाज के अंदर, वो इसमें जुड़ें और इसको आगे लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो ये थे शाहिद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और कैसे देश को बचाएंगे। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।